नमस्कार बच्चों। वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और आज यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो आप पिछले कई दिनों से लगातार मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं बीए पार्ट 1 में हूँ, बीए पार्ट 2 में हूँ, बीए पार्ट 3 में हूँ और साथ ही साथ मैं आप कह सकता हूँ कि मैं बीपीएससी की तैयारी कैसे करूँ, मैं अभी कॉलेज में हूँ। इस इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से और काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आगे के 10-15 मिनट इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखें और समझने का प्रयास करें कि कैसे कॉलेज के साथ आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करेंगे। अपने जो पूरा जो दिन है उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि आप कॉलेज जाते आते हो, उस समय के लिए अलग तरीका होगा, और अगर आप घर पे रहते हो, एग्जाम देने कॉलेज जाते हो, तो उसका अलग तरीका होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप मान रहा हूँ कि आप मोर और लेस कॉलेज जाते हो और आपका 5-6 घंटा 7 घंटा वहाँ गुजरता है। उसके बाद की बात, उसको मैंने यहाँ पर अपने दिन को किस प्रकार से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको लेकर के मैंने बातें कही हैं। तो इसमें कॉलेज के जो घंटे हैं उसको आप हटा दीजिए और जो कॉलेज नहीं जाते हैं वो उस घंटे को जोड़ दीजिए और उसी हिसाब से अपने डे को डिवाइड करना है। जैसे मान लो कोई अगर 7 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए कॉलेज जाता है या 6 घंटे के लिए, तो 24 घंटे में 6 घंटे पहले माइनस कर दो, 18 घंटे। 10 घंटे अपने काम के लिए माइनस कर दो और फिर बचा 8 घंटा। ठीक है, उस 8 घंटे को आप अपने हिसाब से प्लान करो। और कोई अगर जाता है, नहीं जाता हो कॉलेज, तब उसके लिए 14 घंटे हैं, 8 घंटे और प्लस 6 घंटे। तो यहाँ पर अपना एक शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करो कि किस दिन मुझे क्या पढ़ना है, कैसे कैसे मुझे तैयारी करनी है और कौन कौन बुक्स को मुझे कवर करना है। ये सब सभी बातें आगे भी आपको मिलेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक बेहतर शेड्यूल बनाइए कि भाई मुझे 8 घंटे में 4-5 घंटे पढ़ना है या फिर 1-2 घंटे उसमें से क्लास करनी है, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और 2 घंटे रिवीजन करना है। इस प्रकार का एक प्रॉपर शेड्यूल आपका होना चाहिए। दूसरा, आपको जो है क्वालिटी टाइम जो है वो क्वालिटी देना पड़ेगा। जैसे आपने जो शेड्यूल बनाया, तो शेड्यूल के साथ जो आप टाइम दे रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी टाइम हो। ऐसा ना हो कि आपने 4 घंटा इकोनॉमी के लिए शेड्यूल बना लिया और उसको आप पढ़ कैसे रहे हैं, तो बस बिल्कुल टाइम पास तरीके से। किताब है, किताब के बगल में टेबल के ऊपर किताब है, किताब के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, वीडियो चल रहे हैं, शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो ये क्वालिटी टाइम नहीं है। अगर आपने 4 घंटे पढ़ने का ही शेड्यूल बनाया है, तो उस 4 घंटे आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। अपना एकदम बहुमूल्य समय वहाँ पर जो है वो बहुमूल्य समय देना पड़ेगा जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बरसाती मेढक की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। वहीं पर बैठ कर के स्टिक होकर के अच्छे ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा जो आपको जो तरीका है वो ये है। तीसरा है कि आपको अपने टाइम टेबल पर स्टिक रहना पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी है कि कुछ भी अनावश्यक कार्य के लिए आप अपने टाइम टेबल को ना तोड़ें। नॉर्मल कार्य भी हो, जरूरी हो, फिर भी ना तोड़ें। लेकिन अगर अत्यंत जरूरी हो जाए तो फिर आप इस टाइम टेबल से हट सकते हैं। लेकिन अत्यंत जरूरी कार्य एक विद्यार्थी के जीवन में कितना हो सकता है? 1%, 2%, 5%। तो 95% आप अपने रूटीन के साथ, अपने शेड्यूल के साथ स्टक रहें। बस यही जो है, अगर आपने कर लिया, इन तीनों को अगर आपने अच्छे ढंग से कर लिया, तो फिर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे परीक्षा हॉल में भी, और अगर मैं कहूँ तो अपने जीवन में भी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, बुक्स एंड नोट्स। ठीक है, तो बुक्स एंड नोट्स पर हालांकि सबसे अंत में भी आएंगे कि कौन से बुक और नोट्स को हमको फॉलो करना चाहिए, नोट कैसे बनाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो, हमें ना स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो हमें चाहिए होंगे। स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट आपको लास्ट में मैं दूंगा। स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसको आप पढ़िए और फिर बीच में अपने कोई भी आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो तो उसके मिडिल में उस बुक को मत चेंज करिए। बुक चूज करने से पहले आप 10 जगह से उसके बारे में राय ले लीजिए, जान लीजिए। लेकिन जब आप पढ़ने लगे और आपके ने किसी ने मित्र ने ये कह दिया कि अरे जानते हो यार, इस पब्लिकेशन की किताब से ना 2 क्वेश्चन आया था पिछली बार, स्पेक्ट्रम से नहीं आया था यार, तो ऐसा ना करें आप। ठीक है, आप अगर आपने स्पेक्ट्रम चुना है तो उसको आप अच्छे ढंग से पढ़िए। हो सकता है कि आयोग कभी इससे ना पूछ ले, कभी किसी दूसरे से पूछ ले, कभी किसी तीसरे से पूछ ले, तो आप कितनी बार किताब को बदलते रहेंगे।
ठीक है। अब पता चला इस बार इससे पूछा, अब अगली बार नहीं पूछेगा तो इसलिए अपने बुक्स को बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और उसको आप मिडिल में कहीं से भी ना छोड़ें, कहीं से भी ना छोड़ें, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, उस पर स्टिक करें और आपको क्वालिटी नोट्स उसी का बनाना है, उसी का नोट्स आप बनाएं। जैसे आपने कोई बुक फॉलो लिया, मान लो स्पेक्ट्रम लिया, तो आप अच्छे ढंग से उस नोट्स को, उससे नोट्स बना लें अपने लिए। बहुत लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लें, उसके बाद उसका नोट्स बना लें। अगर मेरा ये सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है कि अगर आपका नोट्स होता है, अपने हाथ से लिखा होता है, तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री की क्लास करी, हिस्ट्री की क्लास करने के बाद आपके पास क्लास नोट्स भी है और साथ ही साथ इधर आपने स्पेक्ट्रम खोला, उसी चैप्टर को खोल लिया। जैसे मान लो सर ने 1857 पढ़ाया हो और आपने 1857 का क्या किया कि सर का नोट्स, क्लास नोट्स देख लिया, 1857 का स्पेक्ट्रम आपने खोला। वहां पर अगर आपको कुछ लगता है कि सर ने जो है एक आध दो पॉइंट नहीं बताए हैं या ज़्यादा बता दिए, तब तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं बताए हैं, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको वहीं पर नोट डाउन कर लो, तो एक ही जगह पर सब नोट्स हो जाएगा। और अगर आप क्लास कहीं नहीं कर रहे हो, क्लास नोट्स आपके पास नहीं है, तो नॉर्मल स्पेक्ट्रम की किताब निकालो और जो जो नोट्स आपका बनता जाए उस नोट्स को आप बनाते चलो। तो ये केवल हिस्ट्री के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। अगर इकोनॉमी में मान लो आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि भाई नेशनल इनकम के सर के नोट्स के हिसाब से अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, तो आप अपना जो भी बुक आप उठा रहे हो उस बुक से उस पॉइंट को वहाँ पर लिख लो और अपने हाथ वाले नोट्स में ही लिख लो, ताकि वो एक ही जगह रहे। तो कुछ बच्चे जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जहाँ पर वो नोट्स बना रहे हैं उसी में उसको ऐड ऑन कर लें। जो नए बच्चे हैं वो बुक्स उठाएं और बुक्स उठा करके जो भी बातों को पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ने में उनको 2 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे जरूर उसको नोट डाउन करें। ऐसा ना कि पढ़ते चले जाएं और सब कुछ भूलते चले जाएं, उसको नोट डाउन करें। ऐसा ना कि हाईलाइट करते चले जाएं, नहीं तो लास्ट में देखिएगा पूरा किताब हाईलाइट हो गया, दूसरी बार फिर से पढ़ना पड़ रहा है, फिर अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, तो अल्टीमेटली पूरा बुक ही आपका लाल हरा पीला हो जाएगा। ऐसा मत करिए, अपने नोट्स को जरूर बनाइए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो नोट्स को बना लीजिए, और नोट्स को बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 घंटा रिवीजन में जरूर लगाए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 8 घंटे की आपकी रूटीन है तो 4 घंटे आप पढ़िए, 4 से 5 घंटे, और 3 घंटे आप डेली बेसिस पर रिवाइज जरूर करें। जैसे अगर आपने करंट अफेयर्स उस दिन का पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लें, और प्लस जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज करें। और अगर खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर क्लास से पढ़ रहे हैं, तो क्लास नोट्स और प्लस जो भी आपको जैसे बुक का तरीका ही बताया था उसको पढ़ करके अंत में उसको रिवाइज कर लें, नहीं तो कोई उसका फायदा नहीं रहेगा। करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश माध्यम के छात्र इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं, और उनको हिंदी लगता है तो वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण, जनसत्ता, प्रभात खबर, जो भी आपको बढ़िया लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी वाले छात्र द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी उनको अच्छा लगता है उसमें से वो पढ़ सकते हैं। तो कोई इसमें ये नहीं है। मैगजीन्स में आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं, इससे लगातार बीपीएससी ने सवाल पूछा है। मंथन मैगजीन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास कर रहे हैं तो मैं आपका मंथन और प्रतियोगिता दर्पण दोनों, हालांकि मंथन में हर कुछ कवर होता है, इवन मोर देन प्रतियोगिता दर्पण होता है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं जो ओनली आईएएस की मंथन आती है, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण को भी फॉलो कर सकते हैं। और दोनों को मैं क्लास में भी, पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ, अगर आपको मन करे तो वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप करंट अफेयर्स में चीज़ों को हाईलाइट करके रख सकते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पर अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। नोट्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी के साथ होना चाहिए। अब ऐसा ना कि नोट्स में बहुत बार बनाते समय आपको लगता है अरे ये तो मुझे याद है, छोड़ दो इस पॉइंट को, अरे ये तो मुझे याद है, नहीं। अगर आपको वो याद है तो वो उस समय याद है, आप उस पॉइंट को भी डालिए। और नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हो, शॉर्ट नोट्स ना हो। पहली बार जो नोट्स बन रहा है वो शॉर्ट नोट ना हो, पूरे अच्छे ढंग से लिखा हो, ताकि भविष्य में आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप जब नोट्स पलट रहे हैं तभी आप देख लें कि भैया समझ जाएं कि क्या ये क्या है। नहीं तो आपने क्या करा, आपने लिख दिया एमपीसी, इसमें लिख दिया 6, आपको समझ में नहीं आ रही है एमपीसी क्या है, तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, 6 क्या है, तो भाई मेंबर है। अब 3 किधर से, मतलब आपने उसको पूरे शॉर्ट तरीके से बना लिया, तो फिर वो क्या होगा कि आप उसको याद नहीं कर पाएंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे भविष्य में, एक अब जब 6 महीने के बाद उस नोट्स को खोलेंगे। इसलिए नोट्स को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, काफ़ी विस्तृत तरीके से उसको स्टार्टिंग में बनाइए, और उसके बाद क्वालिटी बनाइए, क्वालिटी नोट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखिए,
और हाईलाइट कर लीजिए कि इस पोर्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। अपना एक हाईलाइटिंग कीवर्ड रखिए कि चलो भाई मैंने डबल स्टार दे दिया मतलब इस ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, ट्रिपल स्टार दे दिया मतलब इस बार आ सकता है, सिंगल स्टार है मतलब इंपॉर्टेंट है और बाद बाकी नॉर्मल है। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको आपके नोट्स में ही पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। पीवाईक्यू को जरूर रखिए अपने पास जब भी आप किसी चीज की नोट्स बना रहे हैं। 1857 बना रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, देखिए क्या पीवाईक्यू में पूछा गया है। बिल्कुल, देखिए 1857 में क्या पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, और उन चीजों को नोट्स में जरूर शामिल करिए। क्लास में तो शामिल होता ही है, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो खुद से उसको जरूर शामिल कर लीजिए और उसको हाईलाइट भी कर लीजिए, ताकि आप भविष्य में जब दोबारा पढ़ रहे हो तो उस चीज पर आपका ध्यान दोबारा तिबारा 5 बार 6 बार जाए और उसके इर्द गिर्द भी जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। उसके बाद अपने नोट्स को आप रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करिए। जैसे मान लो कि आपने नोट्स बनाया तो उस दिन तो आपको रिवाइज करना है लास्ट में 1 घंटा, फिर आप वीक में एक बार कर लीजिए, फिर आप 15 दिन में एक बार कर लीजिए, फिर आप महीने में एक बार कर लीजिए। कोशिश करिए कि पूरे महीने तक आप अपने नोट्स को 3 से 4 बार रिवीजन कर लें। विश्वास मानिए आपको पूरे अच्छे ढंग से याद होगा। सबसे बोरियत का काम किसी भी छात्र के लिए रिवीजन करना होता है, लेकिन अगर आप रिवीजन काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको कोई फल प्रदान करेगा, सबसे अच्छा कोई रिजल्ट देगा तो वो भी रिवीजन ही है। तो सबसे बोरिंग है लेकिन सबसे लाभदायक है अगर रैंक सिक्योर करना है तो रिवीजन इज द की, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैपिंग में आप बिहार और इंडिया तथा वर्ल्ड के मैप्स को अपने पास रख सकते हैं। जब भी मान लो आया कि भाई चलो समस्तीपुर में ये चीजें हो रही हैं, गोपालगंज में इंडेक्स ऐसा है, कौन कौन बॉर्डर जो है वो नेपाल से, कौन कौन जिला नेपाल से भी सीमा साझा करता है, सबको आपने धीरे धीरे देखते रहेंगे तो वो याद हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी चीज़ आए तो उसको मैपिंग में प्लॉट करने का प्रयास जरूर करें। जब भी आप बिहार जी के पढ़ रहे हो आपके पास एक मैप जरूर होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट को या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के कोई एक विशेष स्थान को दर्शाने के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो उस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैपिंग बहुत जरूरी है, तभी उससे आप किसी चीज को समझ पाते हैं। अब अगर मैं आपको बिना मैप का बताऊं कि ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है बिहार का पश्चिमी चंपारण, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैपिंग पर भी काफी अच्छे से फोकस करना है। रेगुलर टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। देखिए रेगुलर जो प्रैक्टिस मैच होता है, रेगुलर प्रैक्टिस मैच के जैसा ही रेगुलर टेस्ट सीरीज है। अभी हाल में ही आरसीबी में केदार जाधव को फिर से शामिल किया गया, तो जब उनको फोन गया तो उनसे यह पूछा गया कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो ठीक है भाई, आपके लिए जगह बनेगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप जब तक रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी परीक्षा वाली जो टीम है उसमें जगह नहीं बनेगी। आप एसडीएम की टीम में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए रेगुलर टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का स्पीड कैसा है, आप किस टॉपिक को कितना समझ रहे हैं, आपका आंसर लिखने का स्पीड कैसा है। इन सभी चीजों को आप फिर अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन से आप गुजरते हैं। एक क्वेश्चन पॉलिटी का होता है, दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का होता है, हिस्ट्री का होता है। ऐसे क्या है, मान लो क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा हूं, उस समय पांचों क्वेश्चन चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी का ही होगा तो आपका माइंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला ही आंसर देता है। लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको तो हर टॉपिक का सवाल उसमें होता है। तो उस समय आपका ब्रेन बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत तेजी से वर्क करता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार में ही एनालाइज करने का प्रयास करता है। तो जो आपकी दिमाग की गति है वो बहुत तेजी से दौड़ती है, और अगर ऐसी गति को आपने, दिमाग की गति को आपने बार बार दौड़ाया हुआ है तो एग्जाम में वो अपने आप दौड़ जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिस अगर आपने रेस का पहले कर लिया है तो आप जब रेस में एक्चुअल जाएंगे तो आप अपने आप दौड़ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ना ही आपको थकान होगी। तो यही चीज यहां पर भी है। ठीक है, और उसके बाद आपको सर सब्जेक्ट्स पर गुड कमांड रखने के लिए, गुड ग्रास्प करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी आप 6 से 12 तक की पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी या बेसिक बुक आपको पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए एनसीईआरटी हमेशा जरूरी जरूर है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जरूरी इस मामले में है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन
पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि इससे सीधा सवाल परीक्षा में नहीं मिलता है, इससे अप्रत्यक्ष सवाल परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, जैसे पॉलिटी उठाया 6 से 12 पढ़ लिया, हिस्ट्री उठाया 6 से 12 पढ़ लिया, ज्योग्राफी उठाया 6 से 12 पढ़ लिया, नई एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं और पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी उठाया मान लेते हैं तो 9, 10, 11, 12 आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया। 12 में बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। 9, 10 पढ़ लीजिए, 11th में मत पढ़िए, ठीक है। तो 9, 10 पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के लिए भी अगर आपको लगता है तो 6 से 10th पढ़ लीजिए अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है, या फिर अगर आप पहले पढ़े हुए तो 6 से 12 पढ़ लीजिए। और बाद बाकी टीचर जब आपको बताएंगे तो आप इजीली उसको ग्रैस्प कर लेंगे। अब कुछ मीठा हो जाए। अब बहुत बार होता है कि सर मेरी तो सर सोना बाबू है, क्या सर उसके साथ पिज्जा खाने नहीं जाएं? सर मुझे ना मूवी देखने की आदत है, सर संडे को मेरा मूवी देखने में मन लगता है। आप सब करिए, अपने जीवन को बिल्कुल निराश मत बनाइए, आप हर कुछ करिए। आप घूमने भी जाइए, आप उनके साथ पिज्जा खाने भी जाइए। इस तरह से अपने डे को डिवाइड करिए कि आप अच्छे ढंग से वीक में एक दिन तो जरूर निकाल पाए जो आपके लिए आपके लिए वो समय हो। बस वो आप अपने लिए दे रहे हो, अपने को बेहतर बनाने के लिए दे रहे हो, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए दे रहे हो। आप घूमने जा रहे हो, आप ट्रेवल करने जा रहे हो, ऐसा एक दिन जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है 2 दिन देना चाहिए तो फिर 5 दिन आपको एक्स्ट्रा करके पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जरूर दीजिए। एग्जाम के 2 महीने तक, मान लो 2 महीने पहले में ये सब चीजें नहीं हो, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो आप अपने लिए बिल्कुल 5-6 घंटे का बिल्कुल स्पेयर टाइम निकालिए और जाइए, मॉल घूमिए, शॉपिंग करिए, पिज्जा खिलाइए, खाइए, हर कुछ करिए। इससे आपको मेंटल लेवल पर पीस भी मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ाई आप पर बर्डन हो गया है। तो अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, अपने फन को, अपने जो इंजॉयमेंट है उसको आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको रखना है। आपको मूवी भी देखनी जानी है, लेकिन साथ ही साथ अपने डे को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप अपने शेड्यूल से इधर उधर कभी भी ना हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप जो है वो केवल और केवल पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए हेल्थ स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, रिफ्रेशमेंट सब जरूरी है, फन सब कुछ जरूरी है, सोसाइटी सब कुछ जरूरी है। अगर बुक लिस्ट देखा जाए तो स्पेक्ट्रम के लिए जैसे हिस्ट्री है, फिर आप क्वेश्चन बैंक के लिए घटना चक्र, महेश वर्णवाल ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए घटना चक्र क्वेश्चन बैंक, प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन इकोनॉमिक्स के लिए, और आप जो है वो घटना चक्र कर सकते हैं इसके क्वेश्चन बैंक में। लेकिन इसमें क्वेश्चन बैंक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें पुराने सवाल होते हैं और इकोनॉमी हमेशा चेंज होता रहता है। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो भी ले सकते हैं, इम्तियाज अहमद भी ले सकते हैं, क्राउन भी ले सकते हैं, लेकिन क्राउन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं और मंथन मैगजीन आप ले सकते हैं। उसके बाद साइंस टेक के लिए आप जो है वो घटना चक्र क्वेश्चंस, स्पीडी का, यूथ का, या फिर आप ओनली आईएएस का मैगजीन भी ले सकते हैं जो हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है। मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस आप इतना करिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो मैंने बुक बोल दिया वही अंतिम और बिल्कुल आखिरी किताब है। आप इसके अलावा जो आपको मन करे, जो भी स्टैंडर्ड है उसको ले सकते हैं। अब ये नहीं कि कमेंट में सर ये ले लें, ये ले लें, ये है सर। हर बुक अच्छा है, बस उसको मिडिल में आपको नहीं छोड़ना है। इस बात का आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे ढंग से कर लीजिए। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स से सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको बीपीएससी ओरिएंटेड चाहिए तब तो ओनली आईएएस का जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आ रहा है वो तो सबसे बेहतर है, वो केवल बीपीएससी को ही टारगेट करता हुआ होगा। जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, ये यूपीएससी को भी करता है, लेकिन बीपीएससी के लिए हमारा बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है। आप सभी विषय के उसी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। अभी जल्दी ही आने वाला है, वो हार्ड कॉपी भी आ जाएगा और 1-1.5 महीने में ही वो पूरा नोट्स आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब तक आप बोले कि यार सर 1.5 महीने बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसको ही कंप्लीट करिए, मिडिल में कोई चीज आप मत छोड़िए, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, बाय।